नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 37। तो बच्चों, आज जो हमारे वर्कशीट नंबर 37 है उसका विषय है एक काव्य भाग क्षितिज भाग 2। उसका पाठ नंबर 4 या 5, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। शायद ये गद्य भाग में है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को बहुत बारीक तरीके से पढ़ करके इसके अंदर से हमें 4 या 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय विशेष ध्यान रखें, हमारे कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में ये गद्यांश और ये पद्यांश, पैसेज और पोइम, इन दोनों का टोटल होता है 25 अंक। भाग ए में एक गद्यांश आता है जो 8 नंबर का होता है और एक पद्यांश आता है जो 7 नंबर का होता है। भाग ब में 15 से 20 नंबर की ग्रामर होती है और भाग ब में ही 5 नंबर का एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश आता है। तो इस प्रकार से ये 8, 7, 15, 15, 10, 15, 5, 20, 20 और 5, 25 नंबर के हमारे गद्यांश और पद्यांश हैं और ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने ये गद्यांश की विधा को मुख्यतः माना और उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जो गद्यांश आ रहे हैं वो एक संस्मरण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक संस्मरण है। इससे पहले मैंने आपको बताया था संस्मरण का मतलब पुरानी यादों को संजो करके रखना और उनको लिखना संस्मरण है। और वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनना जैसा है। यानी जब उनको हम याद करते तो ऐसा लगता है जैसे हम सैड सॉन्ग सुन रहे हों। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना है जैसा। और जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे करुणा का जो निर्मल जल है जिसमें कोई गंदगी नहीं, एकदम स्वच्छ पानी, और उस स्वच्छ पानी में कोई तस्वीर देखें तो नीचे से आपको देखते होंगे जहाँ का पानी स्वच्छ होता है उसमें अगर कोई सिक्का भी गिर जाए तो सिक्का भी हमें दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ही उनका जो चरित्र था वो ऐसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना, और जब उनसे बातें की जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो हमें अपने कर्म के लिए संकल्पित कर रहे हो, हमें उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हो कि ये आपको करना है, ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। उनसे बात करना कर्म से संकल्प भरना है। मुझे परिमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यहाँ पर परिमिल जो शब्द लिया गया वो परिमिल एक संस्था थी। इलाहाबाद के बुद्धिजीवी, इलाहाबाद के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने एक संस्था बना रखी थी, एक ग्रुप बना रखा था जिसका नाम परिमिल था। और जिस समय वो परिमिल का गठन किया गया, जिस समय उस संस्था का गठन किया गया, उस दिनों की ये संस्मरण दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मुझे वो दिन याद हैं जब हम परिमिल में रहा करते थे और पारिवारिक रिश्तों की तरह, परिवार के रिश्तों की तरह हम बंधे हुए थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे और उस परिवार में सबसे बड़े बुजुर्ग, जैसे परिवार में मम्मी पापा सबसे बड़े पापा होते हैं, उसी प्रकार उस परिमिल रूपी संस्था में फादर काबिल बुल्के सबसे बड़े थे। हमारी हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे
गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें आशीषों से भर देते हैं। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब उनके संस्मरण में जब वो उनके परिवार से जुड़े हुए थे तो वह किस प्रकार से जुड़े हुए थे कि जब वो फादर से बातें करते, हंसी मजाक करते, जब दो समवय यानी एक समान उम्र के लोगों में जब बातें होती, हंसी मजाक होती, तो वो निर्लिप्त रहते, यानी उनमें जुड़ते नहीं थे, उनसे दूर रहते थे। और जब गोष्ठियाँ होती, गोष्ठी का मतलब होता है 4-5 लोगों का एक ग्रुप, और उस ग्रुप के में एक विषय को लेकर के वाद विवाद होना, एक विषय को लेकर के वाद होना, तो उस गोष्ठी में वो गंभीर बहस करते थे। और जब संस्कारों की बात हो तो संस्कारों में वो पुरोहित की तरह, जैसे हमारे यहाँ पर पंडित जी आकर के संस्कार में आशीर्वचन देते हैं, वैसे ही वो बहुत सारे आशीष का मतलब था आशीर्वाद दिया करते थे। उनको जब का याद है, जब उनके घर में कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे के मुंह में पहली बार घर का सबसे बड़ा ज्येष्ठ जो होता है वो चांदी की चम्मच से शहद, इसको कहते हैं अन्न प्रक्षाल, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 महीने या 4 महीने की अवधि के अंतर्गत उसको चांदी की चम्मच से शहद को चटाया जाता है, वहाँ से जाकर के वो खाना प्रारंभ करता है। तो उस समय उन्होंने सबसे पहले अपने उसी परिवार के किसी एक सदस्य के उत्पन्न होने पर या पैदा होने पर सबसे पहले उसके मुंह में अन्न डाला था। नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य, और जो उनकी आँखें थी उनका कलर थोड़ा सा नीले टाइप का था, और उसमें जो एक तैर रहा था, जैसे समुद्र का पानी या तालाब का पानी नीला होता है और उसमें झाग फैलते रहते, तैरते रहते हैं, उसी तरह उनके उस नीली आँखों में वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। प्रेम 2 प्रकार के होते हैं, एक किसी लड़की का किसी लड़के के प्रति, एक किसी लड़के का किसी लड़की के प्रति। और एक वात्सल्य प्रेम दूसरे प्रकार का होता है, जो एक माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो एक बड़े का अपने छोटे भाई के प्रति या एक बड़े का छोटे के प्रति जो प्रेम था वो दिखाई देता था इन नीली आँखों में, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। और उनका जो बड़ेपन का उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बहुत सारा देवदारू का पेड़ होता है, वो बहुत बड़ा होता है और घना होता है, जिसकी छाया में बहुत सारे लोग अक्सर श्रम होने पर, यानी परिश्रम करके, कोई मेहनत करके जब श्रमाकुल हो जाता है, जब वो पसीने से व्याकुल हो जाता है, तब देवदारू के पेड़ की छाया में खड़ा होकर के वो अपने थकान को मिटाना चाहता है। वैसे ही ये पूरा परिवार, परिमिल परिवार पूरा का पूरा उस देवदारू के पेड़ के समान फादर काबिल बुल्के के नज़दीक रहा करता था, उनका सानिध्य प्राप्त करता था। कहाँ से शुरू करूँ? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कहाँ से शुरू करूँ संस्मरण, वो अपनी यादाश्त से आपको बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक कहानी तो हो गई, अब दूसरी कहानी कहाँ से स्टार्ट करूँ? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकी, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा, ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि वे बेल्जियम के इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी। दूसरा संस्मरण वो ये दिला रहे हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर काबिल बुल्के साइकिल चलाते हुए उनके ग्रुप के पास, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो साथी थे उनके ग्रुप के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए देखिए, हमने पढ़ लिया है। क्योंकि वो बेल्जियम के रहने वाले थे, भारत में आकर के रह रहे थे, तो भारत की हिंदी भाषा के प्रति थोड़ा सा उनको लगाव सा था, या मानिए कि उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो जब भी ये इनको कुछ चीज़ देते पढ़ने के लिए,
तो बड़े ही शौकिया तरीके से उसको पढ़ करके वो रिस्पॉन्स देते कि देख लिए आपने जो हमें दिया था वो हमने पढ़ लिया। और अब लेखक आप उनकी उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता है कि बेल्जियम के संपन्न परिवार से वो यहाँ पर आए। उनका परिवार, भाई बहन, माता पिता सब कुछ थे, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या और दिमाग में क्या उतरा कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और वो भारत में आकर के रहने लगे। अपना गद्यांश यहीं समाप्त होता है। अब हम आते हैं प्रश्नों की तरफ। लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने की किन बातों से जोड़ा? देखिए, इसमें शुरुआत में उन्होंने जो फादर को याद करना, जैसे एक उदास शांत संगीत सुनना। दूसरा उन्होंने देखना, जैसे एक निर्मल जल में छवि देखना। और तीसरा, बात करने पे कैसा लगता था, बात करने पे ऐसा लगता था जैसे वो संकल्प से भरे हुए। तो तीनों आ गए, यानी उनको जब देखा, याद किया जाता तो ऐसा लगता जैसे शांत संगीत को याद सुन रहे हैं। जब उनको देखते तो निर्मल जल की तरह दिखाई देते थे, और जब उनसे बात करते तो वो संकल्पों से भरे हुए दिखाई देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक को अपने घर में जुड़ी फादर कामिल बुल्की की कौन सी बातें याद है? जब वो उनके घर में छोटा बच्चा हुआ, उनको अन्न खिलाने के लिए आए और उनको ढेरों आशीष दिए, आशीर्वाद दिए, ये सारा का सारा जो वाक्य उनके परिवार के साथ जुड़ा, ये उनको याद दिलाता है। इस गद्यांश को पढ़ करके फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखें। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपको अपने स्व विवेक से करना है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो व्यक्ति कैसा था, उनका चरित्र कैसा था। उन चरित्र के बारे में आपको खुद को लिखना है कि एकदम शांत स्वभाव के, मृदुभाषी और दूरदृष्टा, यानी दूर तक की चीज़ को देखने वाले थे। बच्चों में बच्चों के जैसे, बड़ों में बड़ों के जैसे उनका व्यवहार था, और साथ में ही वो बहुत मिलनसार थे। उनके व्यक्तित्व की जो हमें यहाँ पर जितनी विशेषताएं सामने आती हैं, उन सबको एक पूर्ण कहानी के रूप में जोड़ करके उनकी एक जीवनी लिखनी है, उनका एक व्यक्तित्व लिखना है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, गतिविधि यानी एक्टिविटी आपको करना क्या है, ये प्रश्न उत्तरों में नहीं आएगी। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। आपको एक संस्मरण लिखना है कि आपने कभी किसी व्यक्ति से आपका मिलाप हुआ हो, आप कभी मिले हों, और उनसे आपको कैसा लगा, उनका आपका व्यक्तित्व में, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, जिससे कि आपकी जो छवि है, जो आपका नज़रिया है, वो बदला। उस संस्मरण को आपको अपने शब्दों में लिखना है।